हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से आपके लिए 11th क्लास की फ़ाइनल वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें हम आपके फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे आज। और हाँ, हम आपको बता दें कि इससे पहले जो हमने 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं इस चैनल पे, आप प्लीज़ उन्हें अच्छे से देखिए, समझिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चा? तो हमारा यहाँ तक हो गया था कि इस स्थिति में भारत में को परिष्कृत माल के निर्यात के देश को कच्ची सामग्री के निर्यात में माल क्रेता के देश के रूप में बदल दिया गया। ठीक है, मतलब कि कच्चा माल वो लाते हैं और उससे फिर पका करके बेचते हैं, मतलब उसे एक तरीके से सिर्फ नाम मात्र का व्यापारी माना दिया गया, जबकि भारत हमारा उस टाइम पे अच्छा व्यापार करने वाला देश माना जाता था। तो आगे जानते हैं। ठीक है, भारत के पुनर्औद्योगिकरण का आरंभ, मतलब कि भारत में दोबारा से व्यापार अच्छा किस तरीके से हुआ। ठीक है बच्चा, तो दोबारा से जब हमारे देश में इतनी ऊंच नीच आने के बाद व्यापार डगमग हो गया था, नीचाई पे जाता जा रहा था, तो उसके बाद हमारा व्यापार दोबारा से किस तरीके से आरंभ हुआ, किस तरीके से दोबारा से व्यापार की स्थापना की गई। तो आइए जानते हैं। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि जो भी उद्योग धंधे हमारे देश में होते थे उनका आरंभ दोबारा से किस प्रकार किया गया। ठीक है, तो आइए देखिए बच्चा, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हो गई जब भारत में केंद्रीकृत योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत में केंद्रीकृत योजना की शुरुआत हुई थी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए। कुछ हमने ऐसे कार्य किए थे जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। ठीक है, तो आइए, पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में लागू की गई थी। इसमें आधुनिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना तथा अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रम पर विशेष महत्व दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल में जो काउंट की जाती हैं चीज़ें, उसका लागू होना या वह आई थी 1952 में। ठीक है, उसमें हमें ये पता करना था कि 5 साल में क्या हमारे देश में किस चीज़ में कितना सुधार हो रहा है, कौन सी चीज़ में ज़्यादा गिरावट आती है। ये हमारे देश में होती है, पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ इसमें अपना विशेष महत्व दिया था। आइए आगे जानते हैं। इन प्रयासों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित नहीं कर सकती। ठीक है, विकास नहीं कर सकती। इन सभी प्रयासों के बावजूद भी विकास नहीं हुआ। इसके कारण थे, क्या थे कारण, आइए जान लेते हैं। पूंजी, देखिए बच्चा, देखिए पूंजी का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, सुरक्षा पर भारी खर्च तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना इत्यादि था। मतलब कि पूंजी निर्माण का अभाव था। पूंजी तो हमारे देश में हो गई थी कम, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, और सुरक्षा पर भारी खर्च। लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी हम पैसे खर्च कर रहे थे उनको दोबारा से पाना बहुत ही कम हमारे पास साधन हो गए थे, क्योंकि लोग जाते तो थे उन रास्तों से इस्तेमाल करके, लेकिन सभी व्यापारी व्यापार नहीं कर पाते थे। सभी के पास इतने पूंजी नहीं होती थी कि वो कर भी दे सके और व्यापार भी कर सके, जिस कारण बहुत से व्यापारियों ने अपना व्यापार तक ख़त्म कर दिया था। ठीक है बच्चा, तो आइए थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं। इस परिणाम स्वरूप भारत ने विदेशी स्रोतों से ऋण लेने पर बहुत अधिक भरोसा किया और अंततः 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने पर सहमत हो गए। मतलब कि दूसरे देशों से पैसा लेना, ऋण लेना, एक तरीके से भारत ने इसका एक योजना बनाई कि वे दूसरे देश से उधार पैसा लेंगे, जो कि 1991 में उन्होंने नीति अपनाई थी, और अपने व्यापार को दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब कि व्यापार से संबंधित या पैसों से संबंधित जो भी अर्थव्यवस्था होती है वो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सेकंड है
फिफ्थ, बढ़ती आय, बचत, निवेश के अवसर, घरेलू खपत, उपभोग में वृद्धि एवं युवा आबादी आने वाले दशकों के लिए देश का विकास सुनिश्चित करती है। ठीक है, ये जो हमारी बढ़ती मतलब आय होती है, इनकम हमारी कितनी हो रही है व्यापार में, बचत कितनी की किसने, निवेश के अवसर, घरेलू खपत, उपभोग या वृद्धि या फिर युवा जितने भी हमारे देश में अब हैं, आने वाले टाइम में कितने होंगे, इन सब की काउंटिंग सुनिश्चित करने का काम भी हमारी पंचवर्षीय योजना ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, ऊंचे विकास के क्षेत्र की पहचान की गई है जिनमें दुनिया भर में तीव्र गति से बढ़ने की संभावना है। मतलब ऊंचे विकास, जैसे कि हमने जाना कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारे देश में ज़्यादा होती है, तो उसी का व्यापार शुरू करेंगे और उसी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को हमारे देश में लाया जाए जिससे लोगों तक उस सामान को पहुंचाया जा सके और व्यापार अच्छा चले। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा उठाए गए हाल के कदम, जैसे मेक इन इंडिया एक पहल है बेटा, मैं आके इसको आपको क्लियर करने वाली हूँ, और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा विदेश व्यापारी नीति, ये सभी नीति सरकार द्वारा चलाई गई थी 2015 से 20 तक। ठीक है, से अर्थव्यवस्था को आयात निर्यात एवं व्यापार में संतुलन के संदर्भ में मदद मिलने की उम्मीद है। मतलब कि जब इन नीतियों को चलाया गया तो उन्होंने ये अकॉर्डिंग माना कि 5 साल के अंदर इन सभी नीतियों के दौरान हमारे देश में बहुत से सुधार होने को हमें मिलेंगे, जिन्हें हम देख पाएंगे कि काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें हमने ठीक कर दी हैं। ठीक है बच्चा, तो आगे आते हैं, उम्मीद थी सरकार को उस चीज़ की। देखिए अब है ये व्यापार में राज्य की भूमिका क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्यापार किसे कहते हैं, उसके बाद राज्य किसे कहते हैं, उसके बाद ही आप भूमिका समझ सकते हैं। तो व्यापार कहते किसको हैं? व्यापार एक ऐसी नीति है, ये कह सकते हो व्यापार एक ऐसी प्रणाली है जो दो व्यक्तियों के बीच होने वाला लेन देन होता है, जिसमें एक व्यक्ति बेचने वाला होता है, दूसरा व्यक्ति खरीदने वाला होता है। ठीक है बच्चा। और राज्य किसे कहते हैं? राज्य एक ऐसी संस्था हो सकती है जिसमें लोग रहते हैं, जिनमें एकजुट होने की, जहाँ पे भूमि होती है, कानून होता है और अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाता है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता से लेकर मुस्लिम शासन की स्थापना तक की अवधि में अनेक राजवंशों का शासन रहा, जिनमें मौर्य वंश, शंकु वंश, और आगे भी देख लेते हैं। मतलब कि जो भी प्राचीन भारत था हमारा, उसमें कौन कौन से राज्य रहे? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, पल्लव वंश, चोल व चालुक्य वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल, सेन, राष्ट्रकूट वंश मुख्य थे। इन सभी के शासनकाल में भारत का व्यापार निरंतर प्रगति कर रहा था। इसका मुख्य कारण व्यापार के विकास एवं विस्तार में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। इस काल में शासकों द्वारा व्यापारिक मार्गों को बनाने, व्यापारिक मार्गों पर व्यापारी यात्रियों के लिए विश्राम आदि की व्यवस्था करने तथा व्यापारियों की सुरक्षा करने कार्य आदि किया जाता था। उस समय के शासक व्यापार के प्रति अपनी अभिरुचि रखते थे। दक्षिणी भारत में तो राजाओं द्वारा व्यवस्थित बंदरगाहों का निर्माण भी करवाया गया था। ये जितने भी वंश रहे, इन्होंने व्यापार की सुरक्षा के लिए अपना अपना योगदान दिया। मतलब जिस भी रास्ते से जो व्यापारी गुजरते थे वहाँ पर सैनिक छोड़े इन्होंने, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था की और उनके लिए पेड़ आदि छाएं बैठने की व्यवस्था उन्होंने कराई, जिसके लिए उन्होंने उनसे कर भी लिए। सुविधा तो दी लेकिन उनके बदले उनसे कर भी लिए जाते थे। ठीक है, आगे आते हैं। तत्कालीन राजा व्यापारियों के लिए किए जाने वाले उपयुक्त कार्यों के लिए व्यापारियों से